नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एमकेएस। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन चैप्टर स्नेहन कर रहे थे, उसमें अपन ने फैट का मेटाबॉलिज्म कर लिया था। आज अपन करेंगे अच स्नेह व स्नेह की प्रविचारणा। ठीक है, तो अच स्नेह का मीनिंग क्या होता है? जब अपन स्नेहन का वर्गीकरण कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि आपको सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो धीरे धीरे जो क्लासिफिकेशन के नाम मैंने बताए थे उसका मैंने बताया, डिटेल में अपना अच्छे बात करेंगे। तो अब है उसमें एक अच्छे स्नेह आया था, तो यहाँ पर बात करते हैं अच्छे स्नेह का क्या है। अच पेयस्तु स्नो तम हाहु विचारणम स्नेह से विसग दुष्ट कल्प प्रथम कल्पिक। ये जो है चरक सूत्र 13 में बताया हुआ है, उसका 26वां श्लोक है। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, आप आराम से इसको लिख सकते हो। अकेले बिना किसी द्रव्य में मिलाए इसने अर्थात प्रेविचारणाएं रहित शुद्ध इसने या केवल मात्र इसने पान अच्छे कहलाता है। इस कल्पना को इसने पान की मुख्य कल्पना कहा गया। इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि भाई शुद्ध प्योर घी, मतलब जो बोलते हैं ना शुद्धता का प्रमाण, मतलब प्योर घी पी लिया अपन ने, प्योर तेल पी लिया, या प्योर अपन ने वसा सेवन कर लिया, प्योर या मज्जा सेवन कर लिया, उसमें कुछ नहीं मिलाया अपन ने, ना चावल मिलाया, ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा नमक मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया, ओनली प्योर जो ताजा ताजा है या फिर अपन ने अच्छे से प्राप्त किया बिल्कुल शुद्ध स्रोत से सॉरी, उसका जो अपन ने सेवन किया वही क्या है, अच्छी स्नेह है। तो इसी स्नेह पान को मुख्य कल्पना। अब मुख्य कल्पना क्यों कहा? क्योंकि ये मैन है, क्योंकि प्योर है, शुद्धता है, इसलिए इसको मुख्य कल्पना कहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्नेह की प्रविचारणा। अब देखो अपन ने यहां पे लिखा था कि अर्थात प्रेविचारणाएं रहित। अब प्रेविचारणा रहित का मतलब क्या है? इसमें कुछ नहीं मिलाया, तो मतलब मिलाने को कुछ, अगर ऐसे ऐसा इसने अपन ने खाया जिसमें कुछ मिलाया हो तो उसको मतलब प्रेविचारणा के अंतर्गत आ जाता है। अपन इसको प्रेविचारणा को अच्छे से समझेंगे। इसने की प्रेविचारणा, जिस व्यक्तियों को इसने सेवन में कष्ट अनुभव होता है, मृदु कोष्ठी तथा को जो क्लेश सहन नहीं कर सकते, जो सदा इसने सेवन करते हो और जो नित्य दिन प्रतिदिन मदिरापान करते हो, उसके लिए प्रेविचारणा का प्रयोग उत्तम है। स्नेह की प्रेविचारणा 24 होती है। इसका मीनिंग क्या आप समझो इसको। इसका मीनिंग ये है कि भाई किसी को घी पीने में नहीं, यार मेरे को तो अजीब सी आ जाती है, मूर्छा हो गया, ठीक है, या फिर मुझे तो जलन होने लग जाती है, विधा कि ज्यादा मीठा ज्यादा स्नेह होता ना, जैसे कि अपन घृत का ज्यादा सेवन करेंगे, घृत की वजह से अरुचि पैदा होगी तो मूर्छा आ जाती है, ठीक है। तो उसको मतलब एकदम प्योर, कोई बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको प्योर चीज हजम ही नहीं होती। उसी तरीके से जिन व्यक्तियों को इसने सेवन में कष्ट अनुभव होता है, मतलब नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उसको ऐसा भाई उसको इसने भी देना है, तो उसको कुछ ना कुछ मिला के देते हैं। जो मृदु कोष्ठी हैं, जो क्लेश सहन नहीं कर सकते, अब ज्यादा मान लो कि मृदु कोष्ठी, उसको घी का सेवन कराया तो उसके लूज मोशन हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो वो सारी चीजें उनको मतलब शुद्धता एकदम से हजम नहीं होता, पचता नहीं है, उन व्यक्तियों को कुछ ना कुछ मिला के जो अपन स्नेह का सेवन कराते हैं वो स्नेह की प्रयोजना के अंतर्गत है। किन किन को करना चाहिए? जो सदा स्नेह सेवन करते हो, वो डेली शुद्ध घी नहीं पी सकते, तो आप डेली डेली कुछ ना कुछ मिला के खिलाओ, तो डेली डेली ऐसे खा सकते हैं। जैसे अपन ने उसको मांस रस में पिला दिया, ओदन में मिला दिया, बस्ती दे दी, उसको दही में मिला के दे दिया, यवागुम दे दिया, थोड़ा थोड़ा दाल में डाल के घी दे दिया, ठीक है, यूज में मिला के उसमें घी दे दिया, तो डेली खा सकता है। लेकिन डेली प्योर घी पिलाओ, नहीं पी पाएगा। जो प्रतिदिन मदिरा पान करते हैं ना, जो शराब पीते हैं, उनको डेली स्नेह पान करना चाहिए। ओके, तो उनको स्नेह की प्रविचारणा देनी चाहिए। तो ये कितनी है? 24। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि स्नेह की प्रविचारणा कितनी है? 24। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये श्लोक है ओदनस्य बलेपी, जो सारी जो 24 के नाम है, ज्यादा कोई डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। जो स्नेह ओदन आदि भोज्य पदार्थ किसी प्रकार के शरीर उपयोगी अन्य द्रवों का योग कर उनके साथ कर मिलाया जाता है, उन्हें प्रविचारणा कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई कि जो स्नेह कि ओदन, विलेपी, मांस रस, मांस, दूध, दही, यवागु, सूप, शाक, यूस, कामलिंग, खंड, सत्तु, तिलकल्क, मद, लेह, भक्ष, अभ्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूस, कर्ण तेल, नष्क्रम, किसी भी माध्यम से भोज्य पदार्थ किसी भी माध्यम से शरीर को उपयोगी बनाया जाता है, उनको योग कर्म के साथ मिलाकर दिया जाता है, उसे प्रविचारणा कहते हैं। क्लियर? तो ये 24 तरीके हैं, 24 तरीके से आप दे सकते हो। इसमें याद करने की क्या बात है? इसमें देखो गंडूस है, कवल नहीं है। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है एमसीक्यू में, एआई पीजीटी में या पीजीटी में, कि भाई कौन सी स्नेह की प्रविचारणा नहीं है, तो कवल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। गंडूस है, कवल नहीं है। तो मोस्टली ऐसे आ गया, मांस आ गया, दूध आ गया, दही आ गया, और एक आ गया कवल, तो कवल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ओदन आप जानते ही हो, 5 गुना पानी, विलेपी 4 गुना, ठीक है, यूस 18 गुना,
सूप 18 गुना दाल का पानी 1/4 शेष रहे। ओके, और यूज में क्या है और सूप में क्या है? सूप में क्या है? 18 गुना दाल का पानी जिसमें 1/4 शेष रहे, और यूज में क्या है? मूंग का दाल पानी 9 गुना रह जाए, मतलब 18 गुना पानी डालो तो 9वां जो आधा पानी जल जाए ना उसके बाद में, ठीक है, तो 9 गुना पानी बच जाए, 18 गुना में से 9 गुना पानी बच जाए, वो यूज कहलाता है। ओके, ये सारी चीजें आपको पता ही है। बाकी धीरे धीरे देखो, अक्षी तर्पण, नष्कर्म, कर्णतल, ये सब आपको पता है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं देते हो, आगे बढ़ते हैं। पाक भेद से इसने व इसने की महत्वता। पाक, इसने का पाक किया जाता था, तो क्या लिखा हुआ है इसमें देखो ध्यान से। 3 तरह के पाक होते हैं, मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है श्लोक में? श्लोक यह है चर्क कल्प स्थान का 12वां चैप्टर है, उसमें 104वां श्लोक है। ये मैंने आपको इसे दिया ताकि मान लो कोई अशुद्धि हो जाती है श्लोक लिखने में तो आप देख सकते हो। तो चरक का कल्प स्थान है ना, उसका 12वां चैप्टर है, उसमें 104 नंबर का श्लोक है, आप अच्छे से आप देख सकते हो वहां पे। खर अभ्यंगे स्मरते पाको मृदु क्रियासु मध्यम पाक तो पानार्थ वस्तु से विनियोजित। मृदु पाक क्या बोल रहा है? मृदु पाक होने पर तेल पाक में डाली औषध का कल्प प्रथम डाले कल्प के समान हो जाता है, उपयोग नश्य हेतु। मध्यम पाक क्या बोल रहा है? मध्यम पाक होने तेल कल हल्के की तरह करछुल को छोड़ने लगता है, उपयोग पान व वस्ती हेतु। खरपाक, खरपाक होने पर तेल व कल्प अंगुलियों से मसलकर वर्ती बनाते समय टूट जाए व कड़ा हो जाता है, उपयोग अभ्यंग हेतु। अब समझो इस चीज को, 3 तरह का अपन ने इसने किया, इसने को पाक करते गए। तो मृदु पाक, भाई मृदु पाक कैसे समझोगे कि भाई जो तेल पाक में डाली औषध का कल्क प्रथम डाले कल्क के समान हो जाता है, कि भाई जो औषध डाली है तेल पाक में और जो पहले कल्क डाला था वो समान हो गया, मिल गया, तो उसका नश सेतु, क्योंकि लिक्विड रहेगा ये, तो नश की 2-2 बूंद डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखना, नश सेतु इंपॉर्टेंट है कि मृदु पाक में किसके काम आता है? नश सेतु। मध्यम पाक, कि हलवे की जब अपन हलवा बनाते हैं तो कढ़ाई छोड़ने लग जाता है। भाई अपन क्या समझते हैं कि ये हलवा पक गया, तो वो कढ़ाई को छोड़ देता है, ठीक है, मसाला तेल छोड़ने लग जाता है, इस तरीके से। तो पान व वस्ती है तो किसका किया जाता है? मध्यम पाक। खर पाक क्या है? ज्यादा पक गया तो मतलब सूख जाता है, कड़ा हो जाता है, जैसे अपन उसकी अंगुलियों में लेंगे ना तो वर्ती बनाते हैं, उसकी लंबी लंबी वर्ती बनाते हैं तो टूट जाती है बीच में से, समय टूट जाएगा, कड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? अभ्यंग हेतु। अपन ने कभी कभी देखा होगा कि कढ़ाई में अपन ने कोई चीज गर्म की, वो बिल्कुल सूखी सूखी सी हो जाती है एकदम, उसकी वर्ती बनाई तो वर्ती नहीं बनती, टूट जाती है, तो ये क्या है? खरपाक हो जाता है, मतलब ज्यादा पक गया, तो उसका काम किसमें? अभ्यंग हेतु। तो आपको ये ध्यान रखना कि मृदु पाक किसमें काम आता है? नस में। मध्यम पाक किसमें आता है? पान में वस्ती हेतु। खरपाक किसमें आता है? अभ्यंग हेतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आते हैं स्नेहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्नेहन। तो स्नेहन 2 प्रकार के होते हैं, तो बाह्य स्नेह, स्नेहन का बाह्य प्रयोग निम्न प्रकार के होते हैं, 10 बता रखे हैं। और आभ्यंतर, आभ्यंतर में भोजन करा लो, पान करा लो, पान यानी पीना, नस यानी नाक में 2-2 बूंदे डालना, और बस्ती 4 प्रकार से। तो पहला क्या है बाह्य में? अभ्यंग। दूसरा है मर्दन उन्मर्दन। तीसरा है पादाघात। चौथा है संवान। पांचवा है कर्णपूर्ण। छठा है गंडूस, गंडूस व कवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे गंडूस और कवल में कभी कभी इजी है, एक में बस उसको मुंह में भरना है एकदम, उसको एक तो हिल सकता है और एक नहीं हिल सकता, ये हमेशा कंफ्यूज करता है, तो इनको ध्यान रखना, ये जब आएगा तो अच्छे से बताऊंगा। मूर्ध तेल, नेत्र कलप, धूमपान और मस्तिष्क से, तो ये है 10। ओके, थोड़ा ज्यादा ही हो गया ये रखता हूँ मैं, डॉट पे ध्यान रखना ना, ताकि ये जो लाइन होती है ना वो फिर क्या मिटा देती है। भोजन और अभ्यंतर में भोजन, पान, नश्य बस्ती। पहला बात करते हैं अपन अभ्यंग। अभ्यंग डिटेल में आएगा, 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभ्यंग। ये अभ्यंग के जो विभिन्न विधियां लिखो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है अभ्यंग का। अभ्यंग किस तरीके से बना हुआ है? अभी उपसर्ग प्लस अंग धातु, मतलब अभ्यंग मतलब गतियां करना। अब जो स्नेह की विभिन्न प्रकार से शरीर में गतियां होती हैं, किस तरीके से अपन उसको लगा रहे हो, उंगलियां घुमाने का तरीका क्या है, उनको थपथपाने का तरीका क्या है, उस हिसाब से अलग अलग तरीके के अभ्यंग होते हैं। अभ्यंग का अर्थ है शरीर पर तेल आदि मर्दन। ये भाई सिंपल सी बात है, अभ्यंग से आप कोई पूछे कि अभ्यंग करवाते हो, तो अभ्यंग का सामान्य अर्थ क्या है कि भाई शरीर पर जो तेल की मालिश होती है ना, उसी को अभ्यंग कहते हैं, ठीक है। अभ्यंग स्वस्थ व्यक्ति में स्वास्थ्य रक्षणार्थ प्रतिदिन प्रशस्त है। तो जब अपन अष्टांग हृदय का चैप्टर दिनचर्या पढ़ते हैं तो उसमें भाई दिनचर्या में बताया था अभ्यंग, कि अभ्यंग आप डेली कर सकते हो। तो डेली का एक किस लिए? ये स्वास्थ्य रक्षण। तो आयुर्वेद के 2 प्रयोजन है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, मातृ से विकार प्रशमन। तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, तो ये बोला कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण प्रतिदिन प्रशस्त है, क्या? अभ्यंग। वृद्ध भागवत, ऋतु के अनुकूल वातगन में सुगंधित तेलों से नित्य अभ्यंग को खाए। अब वृद्ध भागवत मतलब अपन ने, मैंने अभी एग्जांपल बताया था, देखो मैंने ये अगले लाइन पढ़ी नहीं थी, उससे पहले मुझे पता था कहां से ये चीजें आई हैं। अभ्यंग का अर्थ मालिश से है, शरीर पर स्नेह लगाने या अन्य किसी स्नेह द्रव्य द्वारा शरीर पर अनुलोम गति से मालिश करना अभ्यंग कहलाता है। ध्यान देना
कि अभ्यंग का अर्थ मालिश से, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। शरीर पर स्नेह का लगना या अन्य किसी स्नेह द्रव द्वारा शरीर पर, स्नेह या अन्य किसी स्नेह द्रव, मतलब स्नेह द्रव है तो वो भी स्नेह में आ गया। तो स्नेह द्रव दो थे, जांगम और स्थावर, किसी भी स्नेह द्रव से अपन ने वो किया, उसको मालिश की। अनुलोम गति, अनुलोम गति का मतलब है जिस तरह के अपना ये है, अपने जो हेयर हैं, हेयर की जो दिशा है उसी दिशा में, हेयर की विपरीत दिशा में नहीं, हेयर की दिशा में, मतलब अनुलोम, जैसे हेयर इस दिशा में है तो इसी दिशा में अपन को अभ्यंग करना है, ठीक है। अनुलोम गति से मालिश करना अभ्यंग कहलाता है। ओके, संधि स्थानों में वर्तुलाकार अभ्यंग करना चाहिए। सिर पर सामान्य वह शरीर पर अभ्यंग हेतु शरीर पर सामान्य व ठंडा तेल व शरीर पर अभ्यंग हेतु सुकोष्ण तेल। कहने का मतलब है कि सिर पे जब अपन शुरुआत जब अभ्यंग करते हैं तो महारंध्र से करते हैं, जो सिर का ये जो मान लो ये बीच का सेंटर होता है ना, ऊपर ऊपर यहाँ तेल लगाते हैं, फिर कर्ण पे लगाते हैं, एक विधि है। तो यहाँ पे जब लगाते हो तेल है ना, तेल की 2-3 बूंदे, तो अपन को बिल्कुल ठंडा तेल या फिर नॉर्मल तेल। अगर शरीर के जो जैसे सिर से नीचे करते हो, हाथ पे पैर पे कहीं भी कर रहे हो आप, तो वहां पे सुकोष्ण मतलब गुनगुना तेल आपके पास होना चाहिए, उसकी मालिश आपको करनी चाहिए, उसी को अपन अभ्यंग बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभ्यंग काल सामान्यतः 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक रोग व रोगी की अवस्था अनुसार चिकित्सा द्वारा निश्चित किया जाता है। देखो मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट। तो कभी कभी उससे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अभ्यंग, अपन कोई डिजीज है उसमें अपन को अभ्यंग कराना है, लेकिन वो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मैंने अभ्यंग करके देख लिया, मालिश करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो मालिश करता है 5 से 10 मिनट, उसमें क्या इफेक्ट नहीं होता। तो उसको बताओ प्रॉपर टाइम, कितना पुराना डिजीज है, किस तरह की अवस्था, पेन दर्द ज्यादा है नहीं है, किस तरह का वो मसल्स पेन है या फिर नर्व पेन है, उस हिसाब से ध्यान में रखते हैं। जब ये चीजें अनुभव से आती हैं तो आपको ये कि भाई बताना है कि 20 मिनट करना है, 30 मिनट करना है, 45 मिनट करना है, तो ये 15 मिनट तो मिनिमम है, 45 मिनट मैक्सिमम है। ओके, अब देखो अभ्यंग पश्चात विश्राम करके उष्णोदक से स्नान। तो अभ्यंग के बाद में क्या करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करो भाई, 15-45 मिनट अपने अभ्यंग किया ना, तो 45 मिनट ही रिलैक्स करो, आराम से धूप में लेट जाओ। ज्यादा धूप नहीं होनी चाहिए कि शरीर को नुकसान पहुंचाए, नॉर्मल सी धूप हो, या सुबह वाली धूप होती है, शाम वाली धूप होती है उसमें, या फिर आराम से थोड़ी देर रिलैक्स करो। उसके बाद उष्णोदक मतलब गुनगुने पानी से सेवन, उसको स्नान करना है। अभ्यंग रोग अनुसार 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन रोग अनुसार किया जाता है। अब मान लो किसी डिजीज में अभ्यंग 7 दिन ही चल जाएगा, किसी डिजीज में 14 दिन, किसी डिजीज में 21 दिन, और किसी डिजीज में 28 दिन। और अपन ने ये बात, ये तो डिजीज के अनुसार है, लेकिन अपन ने स्वस्थ रक्षण में डेली भी अपन अभ्यंग कर सकते हैं। ओके, आचार्य डल्लन ने अभ्यंग काल में प्रभाव बताया है 300 मात्रा लगभग 95 सेकंड। इसने त्वचा से रोमान तक, मतलब त्वचा है ना जो अपनी स्किन पर अपन ने मालिश कर रहे हो, तो ये रोम है जो अपनी हेयर है, उसके जो रोम अंत है जहां पे रोम स्टार्ट होता है वहां तक पहुंच जाता है। कितनी देर में, 95 सेकंड मालिश किया अपन ने तो यहाँ तक पहुंचेगा। फिर 400 मात्रा, ये 136 सेकंड लगेंगी त्वचा में पहुंचने में। फिर 500 सेकंड लगेंगी रक्त पहुंचने में, 600 सेकंड लगेंगी मांस में, 700 मेद में, फिर 800 अस्थि में, और 900 ये मात्रा है। मात्रा क्या होता है, पलक झपकाने में जितना टाइम लगता है, या फिर एक शब्द उच्चारण करने में जितना टाइम लगता है, या फिर एक अपने जो राइट हाथ, जो दायां हाथ है उसको अपने घुटने पे घुमाने पर जितना टाइम लगता है वो कहलाता है मात्रा। मात्रा का मीनिंग क्या है कि 0.311 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का तीसरा हिस्सा मान लो एक तरीके से, है ना, इतना टाइम एक मात्रा होती है। तो ये जो सेकंड जो होते हैं ना अपन, अतः रोमांच से मज्जा तक में लगभग 5 मिनट, अतः प्रत्येक अंग पर अभ्यंग हेतु 2 से 5 मिनट, इस तरह कुल 15 से 45 मिनट तक अभ्यंग करना चाहिए। यहाँ देखो अतः रोमांच से मतलब अपने जो हेयर है वहां के रोमांच से लेके यहाँ तक मज्जा तक के क्रम में लगभग 5 मिनट तक, अतः प्रत्येक अंग पर 2 से 5 मिनट, इस तरह कुल 15 से 45। मान लो सिर पर अपन ने 2-3 मिनट किया, फिर हाथ पे 5 मिनट किया, फिर अपन ने पैरों पे 5 मिनट किया, इस तरीके से प्रत्येक पे अपन करते हैं ना तो टाइम लग जाता है, 2-2 मिनट 5-5 मिनट भी करते हैं तो 45 मिनट लग जाते हैं। तो अपन किस बॉडी के कितने पार्ट पे कर रहे हैं उस हिसाब से टाइम बढ़ता जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मेरे जो मैसेज है वीडियो को दोबारा से देखना, या फिर कुछ भी समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हो एनी टाइम, ठीक है। अभ्यंग में प्रयुक्त स्नेह द्रव, वात दोष में क्या स्नेह लेंगे, पित्त दोष में क्या स्नेह लेंगे, कफ दोष में क्या लेंगे। तो वात दोष में जब किसी अपन लोग कोई डिजीज है, वात व्याधि है, तो वात व्याधि में ध्यान रखना कौन कौन से लेंगे, नारायण तेल लेना है, महानारायण तेल है, मास तेल, महामास तेल, धनवंतर तेल, बला तेल, कुटुंब चुंबक चुक्का आदि तेल। तो ये जो तेल है वात दोष में, तो बहुत से डिजीज होते हैं ना कि डॉक्टर साहब मेरा तो ये दर्द हो रहा है, आपको पता है दर्द किसकी वजह से होता है, वात की वजह से, तो वात में ये अपन कोई सा भी एक तेल उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब पित्त दोष में चंदन आदि, मतलब किसी को जलन हो रही है, ठीक है। अब जलन में आपको ऐसे तो, क्योंकि जलन तेल का क्या है, तेल से करवाओगे तो उष्ण आ जाता है,
तेल क्या है, तेल का गुण क्या है, उष्ण, तो वो और जलन को बढ़ा देता है। लेकिन इसलिए इस पे पित्त दोष आ गया, तो पित्त दोष में आपको स्पेशली ध्यान रखें, चंदन आदि, मंजिष्ठ आदि, क्षीरबला, कर्पूर आदि तेल, पंचतिक तेल, शतावरी घृत या पिंड तेल, इनसे मालिश करवानी है उसको, उनसे अभ्यंग करवाना है। तो डॉक्टर का काम क्या है, उसको डिजीज को पहचानना कि वात की वजह से, पित्त की वजह से या कफ की वजह से। क्योंकि आप हर जगह एक ऐसे नहीं कि आपने देख लिया कि महानारायण तेल की मालिश होती है, महानारायण तेल से अभ्यंग करता है, तो हर पेशेंट को महानारायण तेल बता रहे हो, नहीं। आपको अकॉर्डिंग टू डिजीज, उसकी संप्राप्ति, उसकी हिस्ट्री के अनुसार आपको काम करना चाहिए। फिर कफ दोष में सहचारी तेल, विषगर्भ तेल, धतुरा पत्रादि तेल और सेंधावादी तेल, ये कफ दोष में यूज होते हैं। जैसे अलग अलग डिजीज होते हैं, कौन से डिजीज, आप जैसे इतने सारे डिजीज पढ़ रहे हैं कि वात के नाना तरह में, पित्त के नाना तरह में, कफ के नाना तरह में, तो ये आपको पता है वात के जो 80 होते हैं, ठीक है, पित्त के फिर आपने पढ़ा, फिर कफ के आपने पढ़ा, कफ के जो 20 होते हैं, वो आपको पता लगे भाई इसकी ये डिजीज है। उसमें अगर स्नेहन इंडिकेटेड है, आपने उसके चिकित्सा सूत्र में स्नेहन पढ़ा है, स्नेहन का सबसे बेस्ट तरीका और सिंपल तरीका है अभ्यंग, तो अभ्यंग करवाओ। तो उसमें कौन सा तेल आपको देना है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको रट लेना है, चिकित्सा की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। अभ्यंग के गुण, अब ये अभ्यंग के गुण आगे इसमें अपन स्टडी करते हैं। अभ्यंग के गुण में क्या आएगा, एक मिनट में श्लोक देख लेता हूं, क्योंकि ये किताब में थोड़ा सा सही से लिखा नहीं है, नहीं किताब में नहीं है, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। हाँ ये रहा। अभ्यंग आम चरित्रम से जराश्रम वातापा दृष्टि प्रसादनम पुष्टम आयु स्वपन सुव्यक्त ढाढ़कृत, ये आपको अच्छे से मेरे को मतलब मुझे पता है कि थोड़ा सा ये शुद्ध नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी इसको अष्टांग में लिख देता हूँ यहाँ पे, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दूसरा, मैंने बताया ना दिनचर्या वाला चैप्टर, वहां पे से पता है अभ्यंग के, बताया प्रशस्ति आई हुई है वहां पे, तो अभ्यंग के गुण वहां पे बताएं, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है ये, अभ्यंग जराहर, जराहर मतलब वृद्धावस्था, डेली अगर कोई मान लो स्वास्थ्य लक्षण में अपन ने पढ़ा था, तो अगर मान लो कोई व्यक्ति डेली अभ्यंग कर रहा है तो उसको जराहर मतलब बुढ़ापा देरी से आता है। श्रमर मतलब थकान को दूर कर दिया, वात और वात का नाश कर दिया, नेत्र ज्योति मतलब आंखों की रोशनी को ये बढ़ाता है, कौन, अभ्यंग। शरीर को पुष्ट करने वाला, अब मान लो डेली मालिश हो रही है आपको अच्छे से, तो शरीर पुष्ट हो गई। आयुष्कर धातुओं को पोषित कर आयु को बढ़ाता है, आयुष्कर। अब आयु किस तरीके से बढ़ रही है, मतलब जो डैमेज हो रही थी सेल्स, उनको मतलब डैमेज होने में टाइम लग रहा है। एक तो मान लो बिना अभ्यंग एक सेल एक दिन में डैमेज हो रही है, आप अभ्यंग कर रहे हो तो एक सेल 3 दिन तक जीवित है, डेट तो वो भी होगी, डेट तो किसी को एंड में होना ही है, लेकिन एक तो टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़ गया, तो आपकी आयु बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति मान लो कि 80 साल में ही बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो जाता है, कोई व्यक्ति 80 साल में भी एकदम यंग, एकदम अच्छा दिखता है, उसकी बॉडी फिट रहती है। तो ये सारी चीजें फायदे हैं। नींद अच्छी आती है, निद्रा अच्छी आती है, कलेश सहत्व, कलेश को सहन करने की शक्ति आती है, मतलब जल्दी घबराता नहीं किसी भी परिस्थिति में। अभिघात से चोट लगने की तकलीफ नहीं होती, देखो चोट लगने की तकलीफ का मतलब उसको सहन कर सकता है, ऐसे नहीं कि वो बच्चों की तरह रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, उसको मतलब कि एक तरीके से इम्यून सिस्टम को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाता है। कफ और वात का घन करता है, कफ और वात का ये डाउन का चिन्ह लग रहा है, मतलब घन। मिर्चावर्ण, मिर्चावर्ण बलप्रद मतलब अभ्यंग से बल बढ़ता है और त्वचा में निखार आता है, अभ्यंग से जो बल बढ़ता है और त्वचा में निखार आता है। ये सारी चीजें किसका, ये श्लोक का ही रूपांतरण है, जो ये अपन ने श्लोक लिखा था ना, ये श्लोक के इतना सा श्लोक में ये सारी चीजें आ गई। अपन ने जो अभ्यंग के गुण पढ़े ये सारे क्या है, अभ्यंग के गुण की। अभ्यंग जरा श्रमण वातर न्योत ज्योति शरीर को पुष्ट करने वाला, आयुष्कर, निद्रा अच्छी आती, कलेश, चाहे तो आप ऐसे याद कर लो, चाहे उसका संस्कृत वर्जन याद कर लो। तो मैं तो हिंदी में याद करता था, क्योंकि मेरी संस्कृत थोड़ी पता है आपको वीक है, फर्स्ट ईयर से आपको जो बच्चा मेरे शुरू से पढ़ता आ रहा है ना, उसको पता है कि मेरी संस्कृत वीक है। तो मैं ये आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बिना किसी टाइम नहीं बर्बाद करूंगा आपका। ये मुझे जो च्यवन प्राश है उसकी जो 42 कंटेंट है, मैम ने बोला श्लोक बता, प्रत्येक क्लास के पूरे प्रत्येक बच्चे को याद था कि श्लोक बता दिया, लेकिन मेरे को याद नहीं था। तो मैम ने बोला कि तू कंटेंट बता दे, मैं तेरे को बैठा दूंगी। तो मैंने 42 कंटेंट उनको विद मात्रा बताया था, कितना कितना हिंदी में याद करके, क्योंकि मुझे श्लोक याद नहीं होता था। तो आपको अगर हिंदी याद करो तो बिल्कुल कंठस्थ याद करो, अच्छे से याद करो, या फिर श्लोक याद करो। आप ऐसे मीडियम वाला रास्ता नहीं अपना सकते, क्लियर, कि थोड़ा इसको याद कर लिया थोड़ा उसको, तो दोनों में खिचड़ी पैदा हो जाएगी। हिंदी याद करते तो अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ याद करनी है, श्लोक याद करने तो अच्छे से लिख के आपको याद होना चाहिए। ओके, अभ्यंग व अयोग्य रोगी व अभ्यंग अयोग्य रोगी वह रोग, मतलब किस में अभ्यंग नहीं करना है, ये सबसे पहले पता नहीं। कोई सा भी डिजीज हो,
कोई सा भी रोगी, उसमें क्या कर्म नहीं करवाना ये आपको पहले पता होना चाहिए। उसमें बमन करवाना है कि नहीं करवाना, उसमें स्नेन करवाना नहीं होना, उसमें स्वेदन कराना है कि नहीं कराना, उसमें विरेचन कराना है कि नहीं कराना, ये आपको पहले पता होना। मतलब क्या नहीं करवाना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कौन सी मेडिसिन कौन से डिजीज में नहीं देनी, ये आपको पहले पता होना चाहिए। क्या देना है नहीं देना वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन कौन क्या नहीं देना, स्पेशली नहीं देना, उसको ये ध्यान देखना। अयोग्य रोगी है तो कफ प्रदान रोग, क्योंकि कफ को बढ़ाता है इसने। आमज व्याधि, क्योंकि आम को बढ़ाता है। अजीर्ण, वमित और विरक्त पुरुष, मतलब जिसका वमन और विरेचन हुआ वो संतर्पण रोगी। और तरुण जोरी, ये स्पेशली ध्यान रखना है, इनमें आपको स्नेहन नहीं कराना है। कोई भी पेशेंट आ जाता है, अब मान लो 4th ईयर में आप डॉक्टर बनने वाले हो 1-2 महीने में एग्जाम के बाद में, तो आपसे पेशेंट आने लग गए होंगे आपके पास, तो ये पता होना चाहिए कि अपन बोलते हैं कि भाई आमज व्याधि, अजीर्ण है, वमित पुरुष है, इन सब में तो आपको बोलना कि स्नेहन करना ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है अभ्यंग विधि। अभ्यंग विधि अपन अगले क्लास में करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। आई होप आपका ज्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, सही बात है, इतना फास्ट चलना भी चाहिए, है ना।